हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस किसी भी मेन एग्ज़ाम, चाहे वो नेट का है, पीजीटी का है, केवीएस या एनवीएस, अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड हैं तो उसके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं और उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको किस नाम से जाना जाता है, आईएमएफ के नाम से जो है मेनली जाना जाता है। इसकी एग्जिस्टेंस कब हुई थी, आईएमएफ किस ईयर के अंदर अस्तित्व में आया था, तो ये था 27 दिसंबर 1945। तो 1945 तो बच्चे याद रख लेते हैं, लेकिन जब मंथ दिया होता है तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मंथ था इसका 27 दिसंबर। हेडक्वार्टर तो बहुत ही बार पेपर के अंदर पूछा भी जाता है, किसी ना किसी एग्ज़ाम के अंदर आ ही जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन डीसी के अंदर। ठीक है, तो ये डिसीज़न किस कॉन्फ्रेंस के अंदर लिया गया था कि आईएमएफ को जो बनाया जाए इस इंस्टीट्यूशन को। द डिसीजन वाज टेकन एट यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस ऑफ 45 कंट्रीज हेल्ड एट द ब्रेटन वुड्स इन न्यू हैम्पशायर। ठीक है, तो ब्रेटन वुड्स के अंदर 45 कंट्रीज़ की जो मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहाँ हुई थी ये मीटिंग, ब्रेटन वुड्स के अंदर हुई थी। और वहाँ पे ये डिसीज़न लिया गया था तो कि इस तरह की कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो बनाई जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे मेन बात आपको ध्यान में रखनी है, इंडिया इज़ द फाउंडर मेंबर ऑफ आईएमएफ, यानी कि फाउंडर का मतलब है जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी तो इंडिया उसके अंदर इंक्लूड था, यानी कि स्टार्टिंग से ही इस आईएमएफ इस इंस्टीट्यूशन का मेंबर है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि इंडिया का आईएमएफ के साथ क्या रिलेशन है, कि ये इसका फाउंडर मेंबर है, स्टार्टिंग से ही आईएमएफ का मेंबर है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? नंबर 1, टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौद्रिक सहयोग करना आईएमएफ का मेन उद्देश्य है। टू एंश्योर एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय की दर है, उसके अंदर स्थिरता लाना। टू ग्रांट इकोनॉमिक असिस्टेंट टू मेंबर कंट्रीज फॉर एलिमिनेटिंग द एडवर्स इम्बैलेंस इन बीओपी, जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं यानी कि सदस्य देश हैं, अगर उनका बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो इनका भुगतान शेष है, अगर ये एडवर्स है या इम्बैलेंस है तो उसको ठीक करना या उसके अंदर उनको सहायता करना ताकि वो फेवरेबल हो जाए। टू मिनिमाइज द और एलिमिनेट द एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शंस बाय प्रमोटिंग द सिस्टम ऑफ मल्टीलेटरल पेमेंट्स, अगर किसी भी तरह की एक्सचेंज रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं किसी भी कंट्री के ऊपर या किसी कंट्री ने लगा रखी हैं, तो ऐसी रेस्ट्रिक्शंस को एलिमिनेट करना, या तो पूरी तरह से हटा ही देना या फिर मिनिमाइज़ करना, ताकि उन रेस्ट्रिक्शंस को क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो ये क्या थे आईएमएफ के ऑब्जेक्टिव्स। सेकंड जो मेन इंस्टीट्यूशन है वो है वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ के बाद सेकंड जो मेन इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल की, वो वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक, द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट नोन एज वर्ल्ड बैंक, इसको आईबीआरडी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है इसका फुल नेम क्या है, इसका कंप्लीट नेम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट नोन एज वर्ल्ड बैंक। इसको वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है और आईबीआरडी भी इसका नाम है। ठीक है, एग्जिस्टेंस इसकी जुलाई 1994 के अंदर इसकी एग्जिस्टेंस है। ये वर्ल्ड बैंक जो है ये बना था। कहाँ से इसकी एग्जिस्टेंस भी, ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, बिगैन इट्स ऑपरेशन इन जून 1946। तो यहाँ पे दो डेट्स आपको ध्यान में रखनी है। इसकी एग्जिस्टेंस जो है वो 1944 जुलाई की है, लेकिन इसने अपना काम करना जो है वो 1946 जून के अंदर शुरू किया था। ठीक है, और ये सेम कॉन्फ्रेंस जो कि आईएमएफ की थी, उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर भी वर्ल्ड बैंक को बनाने का डिसीज़न भी लिया गया था। तो इनका जो प्लेस है एग्जिस्टेंस का वो सेम है। ब्रेटन वुड्स डिसीज़न जो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर आईएमएफ का डिसीजन लिया गया था, वहीं पे भी वर्ल्ड बैंक का भी लिया जाता था। और पेपर के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को किस नाम से जाना जाता है, इनको ट्विन सिस्टर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्विन सिस्टर्स। ठीक है, ट्विन सिस्टर्स भी कहा जाता है इसीलिए क्योंकि इनका जो एग्जिस्टेंस है वो सेम मीटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, उस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है, तभी इन दोनों इंस्टीट्यूशंस को बनाने का डिसीजन लिया गया था, इसीलिए इनको जुड़वा बहनें भी कहा जाता है।
एक तो आपने इसकी डेट भी सही जो है वो सही से याद कर लेनी है कि जुलाई 1944 के अंदर इसकी एग्जिस्टेंस है, लेकिन इसका जो ऑपरेशन ईयर है वो जून 1946 है। ठीक है, और इसका इंडिया का वर्ल्ड बैंक के साथ क्या रिलेशन है? इंडिया इज़ द फाउंडर मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक, क्योंकि उसी कॉन्फ्रेंस के अंदर इंडिया उस कॉन्फ्रेंस के अंदर था, तो उस डिसीजन के टाइम जब IMF बना तब वर्ल्ड बैंक भी बना था, और दोनों का ही, IMF का भी और वर्ल्ड बैंक का ही फाउंडर मेंबर है। इंडिया फाउंडर मेंबर है, यानी जब डिसीजन लिया गया था तो ये फाउंडर उनको कहा जाता है, और जो बाद में होते हैं वो उनको एडिशनल मेंबर्स या फॉर्मल मेंबर्स कहा जाता है। ठीक है, जो बाद में ऐड होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, किस ऑब्जेक्टिव के लिए वर्ल्ड बैंक को बनाया गया है? टू हेल्प इन द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेंबर कंट्रीज, फैसिलिटेटिंग द इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण और डेवलपमेंट यानी विकास, जो भी इसके सदस्य देश हैं उनका अगर कोई पुनर्निर्माण करना है या फिर उनका विकास करना है तो उसके लिए ये हेल्पफुल है। टू मेक अरेंजमेंट फॉर लोन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, अगर किसी देश ने कई अंतर्राष्ट्रीय लोन ले रखे हैं, इंटरनेशनल लोन ले रखे हैं, तो उनके लिए भी ये फंड्स जो है वो प्रोवाइड करवाता है। टू प्रोवाइड एनकरेजमेंट ऑफ टू द डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज़, जो अल्प विकसित देश हैं, ठीक है, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको एनकरेज करता है, उनके जो विकास में ये बढ़ावा देता है, और उसके विकास के अंदर इनका मेन योगदान भी रहता है वर्ल्ड बैंक का। ठीक है, इन कंट्रीज़ के अंदर जो लेस डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। वर्ल्ड बैंक का ग्रुप भी आपको पता होना चाहिए किस ग्रुप से रिलेटेड है। पहला इसके अंदर आता है IFC की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इट प्रमोट्स प्राइवेट सेक्टर इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, और इसका मेन काम क्या है कि ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। MIGA, जिसको मिगा भी कहा जाता है, द मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। इट प्रोवाइड्स पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस टू इन्वेस्टर्स एंड लैंडर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़, जो इन्वेस्टर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो लैंडर्स हैं, अगर वो किसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ का जो पॉलिटिकल रिस्क है उसको ये इंश्योर करता है। किसी भी कंट्री के अंदर, डेवलपिंग कंट्री के अंदर अगर कोई इन्वेस्टर या लैंडर इन्वेस्ट कर रहा है तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल रिस्क है, ठीक है, उसको मिनिमाइज करता है। ICSID, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। इट सेटल्स इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन फॉरेन इन्वेस्टर एंड होस्ट कंट्रीज, अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के अंदर, अगर किसी एक कंट्री का इन्वेस्टर दूसरी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे होस्ट कंट्री, जहाँ पे वो इन्वेस्टर गया है, ठीक है, इन्वेस्ट कर रहा है। तो उन दोनों कंट्रीज के इन्वेस्टर और उस कंट्री के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अगर कोई झगड़ा होता है, तो उसको सेटल करने के लिए ये बनी हुई है ये इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ICSID। तो ये था वर्ल्ड बैंक का ग्रुप। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो मेन इंस्टीट्यूशन आ रही है उसका नाम है WTO, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो है 1 जनवरी 1995। इट इज़ एम्बॉडीमेंट ऑफ द उरुग्वे राउंड एंड द सक्सेसर टू गेट। राउंड इसका पूछा जाता है कि किस राउंड के अंदर WTO जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था, तो ये था उरुग्वे राउंड। और किसकी जगह पे आया था ये सक्सेसर है किसका? गेट का, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इसकी फुल फॉर्म थी। गेट की जगह पे फिर बाद में क्या आया था? WTO आया था। ठीक है, उसके बाद आता है इसका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WTO कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं इसके। टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द मेंबर कंट्रीज़। ठीक है, जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं या जो भी इसके सदस्य देश हैं वहाँ के लोगों का रहन सहन जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसको इम्प्रूव करने के लिए WTO को बनाया गया है। टू एनकरेज प्रोडक्शन एंड डिमांड, प्रोडक्शन को और डिमांड को एनकरेज करना WTO का, क्योंकि ये ट्रेड से रिलेटेड है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रोडक्शन और डिमांड को एनकरेज करता है। टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, पूरे विश्व के जितने भी संसाधन हैं उनका अनुकूलतम प्रयोग करने के ऊपर ये जोर देता है। और टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रेड को बढ़ावा देता है, ठीक है, एनकरेज करता है। और एनवायरनमेंट रिलेटेड इसकी बहुत सारी पॉलिसीज़ भी हैं। तो हमने कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस की हैं? हमने की है IMF, इंटरनेशनल
मॉनिटरी फंड, उसके बाद हमने वर्ल्ड बैंक किया, और ये था हमारा WTO। ठीक है, WTO के बारे में अगर हम देखें तो इसके कुछ एग्रीमेंट्स भी हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। WTO एग्रीमेंट्स, 2 एग्रीमेंट हैं इसके। पहला है ट्रिप्स। ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या है? एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इनकी जो एग्जिस्टेंस है वो भी सेम 1 जनवरी 1995 है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है बौद्धिक संपदा अधिकार, यानी बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इसके अंदर अधिकार किससे रिलेटेड है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जहाँ पे कोई नया आविष्कार हुआ है, कोई भी नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी है, या किसी भी तरह की कोई जिसने फर्स्टली किसी चीज़ को प्रमोट किया है, तो उसके राइट्स से रिलेटेड है ट्रिप्स। इट इंक्लूड द एरिया ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लाइक कॉपीराइट इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, ट्रेडमार्क भी इसके अंदर आ जाएगा, एंड रिलेटेड राइट्स, परफॉर्मर्स, प्रोडक्शन ऑफ साउंड रिकॉर्डिंग। ये हर तरह की जो कॉपीराइट है ना, इसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं जो हमारी बौद्धिक संपदा से संबंधित है, वो किसको कवर करता है? ट्रिप्स इस चीज़ को कवर करता है, ताकि कोई भी किसी चीज़ की कॉपी ना कर सके। ठीक है, ट्रेडमार्क भी इसीलिए दिया जाता है ताकि कोई भी उसका जो नेम है या ब्रांड नेम है, या अगर कोई पहले से वेल फेमस, वेल नोन कोई चीज़ है, तो उसको कॉपी ना किया जा सके, उसके लिए ये एग्रीमेंट है। उसके बाद आता है WTO एग्रीमेंट ट्रिम्स। ट्रिम्स की फुल फॉर्म है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कि ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रिम इज़ टू इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ऑल मेंबर कंट्रीज़। किसी भी तरह का कोई भी देश है, उसके अंदर कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसके साथ फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फेयर ट्रीटमेंट, यानी उसके साथ किसी भी तरह का उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। जो इस कंट्री के अंदर वो जा रहा है, तो होस्ट कंट्री को बिल्कुल उसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे कि वो अपने देश के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ट्रीट करता है। ठीक है, उसका अकॉर्डिंग टू ट्रिम्स प्रोविजन कंट्री शुड नॉट अडॉप्ट द इन्वेस्टमेंट मेजर्स विच रेस्ट्रिक्ट एंड डिस्टॉर्ट ट्रेड। ऐसे कोई भी कंपल्शन किसी भी इन्वेस्टर के ऊपर नहीं होनी चाहिए कि आपको इसी ट्रेड के अंदर या इसी सेक्टर के अंदर ही इन्वेस्ट करना है, उनको फ्रीली जो है वो ट्रीट करना है। तो ये सेकंड एग्रीमेंट था जो किससे रिलेटेड था? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड था। तो दोनों एग्रीमेंट हो गए, ट्रिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रिम्स भी, दोनों इंपॉर्टेंट जो एग्रीमेंट है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो दोनों किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये थे आज की हमारी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।